नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पलों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन अहम अधिवेशनों की जिन्होंने एक साम्राज्य को चुनौती दी और एक नए राष्ट्र की नींव रखी। जरा सोचिए, आपको एक ऐसी कार दी जाए जिसमें सिर्फ ब्रेक हो, इंजन हो ही ना। कुछ ऐसी ही बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में। ये बात उस दौर की हताशा और असली ताकत पाने की जो इच्छा थी ना, उसे एकदम साफ साफ दिखाती है। तो सवाल ये है कि सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की एक संस्था एक क्रांति में कैसे बदल गई। चलिए इसकी पूरी यात्रा को 5 जरूरी हिस्सों में समझते हैं। हर हिस्सा आजादी की लड़ाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती सालों की। देखिए, हर बड़े आंदोलन की एक शुरुआत होती है ना? कांग्रेस के लिए ये शुरुआत थी उसके शुरुआती सेशंस में। यही वो जगह थी जहां इतने बड़े और अलग-अलग तरह के देश के लिए एक आवाज बनाने का जो आइडिया था, वो पहली बार अपनी जड़ें जमा रहा था। ये जो 3 अधिवेशन थे ना, ये सिर्फ बैठकें नहीं थी, ये कांग्रेस की बढ़ती हुई सोच का प्रतीक थे। एक राष्ट्रीय सम्मेलन को अपने साथ मिलाना, अलग अलग तरह के नेतृत्व को अपनाना और भविष्य के एक महान नेता के लिए मंच तैयार करना। कांग्रेस ने शुरू से ही सबको साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा। एक यूरोपियन अध्यक्ष को चुनना और गांधी जी का मंच पर आना ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। ये एक साफ संदेश था कि एक ऐसा आंदोलन बनाया जा रहा है जो हर भारतीय की बात करेगा। लेकिन देखिए, एकता बनाए रखना आसान नहीं होता। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसकी विचारधारा को लेकर मतभेद भी बढ़ने लगे। तो चलिए देखते हैं कि ये पहली दरारें कैसे और कहां पड़ी। असल में झगड़ा इस बात पर था कि आज़ादी हासिल कैसे की जाए। नरम दल वाले कहते थे कि धीरे धीरे अर्जियों और बातचीत से सुधार होगा। वहीं गरम दल का मानना था कि अब सीधी कार्रवाई और विरोध का समय आ गया है। ये एक तरह से धैर्य और अर्जेंसी के बीच की लड़ाई थी। और ये टकराव अपने चरम पर तब पहुंचा जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। इसमें नरम दल के उम्मीदवार रास बिहारी घोष ने गरम दल के पसंदीदा लाला लाजपत राय को हरा दिया। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा पल था। सोचिए, पार्टी में विभाजन हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भविष्य के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने की दूरदर्शिता दिखाई। ये इस बात का सबूत था कि संगठन किसी एक व्यक्ति या गुट से कहीं बड़ा है। कोई भी राष्ट्र सिर्फ राजनीति से नहीं बनता, वो अपनी संस्कृति और अपने गीतों से बनता है। कांग्रेस के अधिवेशन सिर्फ राजनीतिक अखाड़े नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसा मंच भी बन गए जहां भारत अपनी आत्मा की आवाज खोज रहा था। इस सफर में पहला बड़ा सांस्कृतिक पड़ाव आया 1896 में। तब वंदे मातरम पहली बार गाया गया और उसे गाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर थे। और फिर ठीक 15 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया। जन गण मन भी पहली बार कलकत्ता के ही एक अधिवेशन में गाया गया। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये शहर राष्ट्र के सांस्कृतिक दिल के तौर पर उभर रहा था। अब चलिए ये देखते हैं कि कांग्रेस ने ब्रिटिश नीतियों की पेचीदा दुनिया में कैसे अपना रास्ता बनाया। ये एक ऐसा काम था जिसकी वजह से अक्सर पार्टी के अंदर ही बहसें और विभाजन हो जाते थे। इतिहास में भी गजब की विडंबनाएं हैं। 1910 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग निर्वाचन प्रणाली की जोरदार आलोचना की थी, उसे विभाजनकारी बताया था। और यही वो नीति थी जिसे उन्होंने बाद में अपनाया। ये इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि वक्त के साथ राजनीतिक सोच कैसे बदल जाती है। यहां आप एक सीधा सा कॉज एंड इफेक्ट देख सकते हैं। अंग्रेजों ने सुधार पेश किए, जिस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी, और इसी प्रतिक्रिया के चलते पार्टी में एक और विभाजन हो गया। जो नेता कांग्रेस से अलग हुए, उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नाम की एक नई पार्टी बनाई। ये दिखाता है कि अंग्रेजों के साथ किस तरह से काम किया जाए, इस पर नेताओं के बीच कितने गहरे मतभेद थे। अब हम आते हैं एक बहुत बड़े मोड़ पर। ये वो वक्त था जब कांग्रेस को ये एहसास हुआ कि आज़ादी कुछ गिने चुने लोग नहीं, बल्कि देश की जनता ही दिला सकती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, मतलब इलीट पॉलिटिक्स से जन आंदोलन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक राष्ट्रीय त्रासदी थी और इसने कांग्रेस को हमेशा के लिए बदल दिया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जो कड़ी निंदा की, उसने पार्टी को आम लोगों के दर्द और गुस्से से सीधे जोड़ दिया और यहीं से ये सच में एक जन आंदोलन बनने लगा। लेकिन जनता तक पहुंचने के लिए सिर्फ बयान देना ही काफी नहीं था।
इसके लिए एक बड़ा और साहसी कदम उठाने की जरूरत थी। एक ऐसा पहला कदम जो इस आंदोलन को भारत के दिल यानी गांवों तक ले जाता। और ये पहला कदम था फैजपुर का ग्रामीण अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किसी गांव में अधिवेशन करने का फैसला ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। संदेश ये था कि कांग्रेस अब सिर्फ शहरों के पढ़े लिखे लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों की भी पार्टी है। तो इन पुरानी बहसों और विभाजनों को देखना सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। सवाल ये कि इन शुरुआती कांग्रेस अधिवेशनों में जो नींव रखी गई थी, एकता की, सबको साथ लेकर चलने की और जनता को जोड़ने की, वो आज के भारत की राजनीति को किस तरह से प्रभावित